डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट ये लास्ट थ्योरी है एक्सरसाइज 3.2 से पहले की। इसमें है एक अदिश के आव्यूह गुणन के गुणधर्म, यानी यदि किसी अदिश राशि को आव्यूह में गुणा किया जाता है तो उसके कुछ गुणधर्म है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस काम आते हैं कहीं कहीं बीच बीच में थोड़े बहुत। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, इनको समझ लीजिए। जैसे मान लो यदि हमें ए व बी समान क्रम के दो आव्यूह दिए गए हैं, समान क्रम से मतलब यानी उनकी कोटियां क्या है, समान है। अब कोटियां समान है तथा स्मॉल ये आपको के व एल जो लिखी हुई हैं ये क्या है, अदिश राशियां हैं। जैसे 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, मैंने जनरल ले लिए के व एल। तो सबसे पहला गुणधर्म आता है कि यदि इन दोनों अदिश राशियों को के व एल को, यदि इन दोनों अदिश राशियों को पहले जोड़ दिया जाए, उसके बाद आव्यूह ए में गुणा किया जाए, पहले जोड़ा जाए उसके बाद आव्यूह ए में गुणा किया जाए, या इन दोनों राशियों को अलग अलग जो है आव्यूह ए में गुणा किया जाए, उसके बाद इन दोनों आव्यूहों को जोड़ दिया जाए, तो ये दोनों पक्ष जो प्राप्त होंगे, जो दोनों आव्यूह प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, समान आव्यूह प्राप्त होंगे। नेक्स्ट आता है अपना सेकंड, यदि ए और बी दो समान क्रम के आव्यूह दिए हुए हैं, तो यानी ए प्लस बी यानी ये समान क्रम के आव्यूह हैं, तो उनका योगफल भी संभव हो सकता है। तो सबसे पहले उन दोनों का योगफल कर लिया जाए और उसके बाद जो अदिश राशि के है उसका उसमें गुणनफल किया जाए, अदिश राशि के का उसमें गुणनफल किया जाए, तो ये जो आव्यूह प्राप्त होगा उस अदिश राशि को आव्यूह ए और आव्यूह बी में अलग अलग गुणा किया जाए और उनका योगफल प्राप्त किया जाए। तो यहाँ जो आव्यूह प्राप्त होगा और यहाँ जो आव्यूह प्राप्त होगा, दोनों आव्यूह कैसे होंगे, समान आव्यूह प्राप्त होंगे। तीसरा है, यदि जो अदिश राशि एल है उसे आव्यूह ए में गुणा कर लिया जाए, उसके बाद जो आपका के है अदिश राशि उसको आव्यूह जो है ए में गुणा किया जाए, पहले एल का गुणा कर दिया गया उसके बाद जो है अदिश राशि के का गुणा किया गया है, या पहले अदिश राशि के का आव्यूह ए में गुणा कर दिया गया उसके बाद एल का गुणा कर दिया गया, या एल और के अदिश राशियों का आपस में गुणा कर लिया गया उसके बाद आव्यूह ए में गुणा किया गया। तो इन तीनों ही स्थितियों में जो आव्यूह प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, समान आव्यूह प्राप्त होंगे। नेक्स्ट आता है फोर्थ गुणधर्म। फोर्थ गुणधर्म क्या कहता है कि यदि -1 क्या है, एक अदिश राशि ही है, -1 को यदि किसी आव्यूह में गुणा किया जाए तो उसका जो आव्यूह प्राप्त होगा वो दिए गए आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर प्राप्त होगा, यानी ये क्या है, माइनस ऑफ ए का ऋणात्मक आव्यूह। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। गुणन प्रतिलोमी आव्यूह से हमारा क्या तात्पर्य है कि दो आव्यूह इस प्रकार दिए गए हों कि पहले तो उनका गुणन संभव हो, दोनों ही स्थितियों में उनका गुणन संभव हो, और क्या कंडीशन हो, यहां पर ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखा हुआ है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी यहां पर ए बी इज इक्वल टू बी ए का मतलब क्या है, यहां पर क्रम विनिमयता का पालन हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा हमेशा पालन नहीं होता क्रम विनिमयता का, लेकिन विशेष परिस्थिति में पालन हो भी सकता है। तो ए और बी दो इस प्रकार के आव्यूह दिए गए हों कि गुणन ए बी तथा गुणन बी ए संभव हो, और उसके पश्चात उन दोनों का जो गुणनफल आव्यूह प्राप्त हो वो कैसा प्राप्त हो, इकाई आव्यूह प्राप्त हो जाए। इकाई आव्यूह कौन सा होता है, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव सभी क्या होते हैं, 1 के बराबर होते हैं और शेष सभी अवयव 0 होते हैं। तो ये ए और बी कैसे कहलाएंगे, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाएंगे। यदि इन दोनों का गुणनफल एक इकाई आव्यूह के बराबर प्राप्त हो जाए तो दोनों आव्यूह कैसे कहलाएंगे, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, जिसमें ए इज इक्वल टू, पहली पंक्ति में दिया हुआ 1 2 2, दूसरी पंक्ति में 2 5 4, तीसरी पंक्ति में 3 7 5। दूसरा आव्यूह बी है, इसकी पहली पंक्ति में है 3 -4 2 -2 1 0 1 1 -1। अब जो है ए बी गुणन करें तो वही सबसे पहली कंडीशन, यहां से ये पहली पंक्ति गुणा होगी किससे, पहले स्तंभ से, फिर ये किससे गुणा होगी, दूसरे स्तंभ से, फिर किससे गुणा होगी, ये तीसरे स्तंभ से, यानी यहां से ये तीर चला और गुणन के लिए 3 भागों में विभक्त हो गया। क्यों विभक्त हो गया, क्योंकि यहां पर कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं। तो 1 into 3 3, 2 into -2
-4, बीच में प्लस का चिन्ह आता है लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, क्यों आ रहा है कि 2 इंटू -2 करेंगे तो -4 और प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहां पर माइनस आया है। 2 इंटू 1 प्लस 2। फिर पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई। अब पहली पंक्ति को करो दूसरे स्तंभ से, यानी 1 इंटू -4 -4, 2 इंटू 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 प्लस 2। अब पहली पंक्ति हो गई दूसरे स्तंभ से गुणा। अब पहली पंक्ति को किससे करना है, तीसरे स्तंभ से गुणा करना है। तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 0 प्लस 0, 2 इंटू -1 -2। फिर ये हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ दूसरी पंक्ति पे। फिर दूसरी पंक्ति में यहां से ये तीर चला, तीनों स्तंभों के साथ विभक्त हो गया, यानी पहला दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। करो गुणा। तो 2 इंटू 3 6, 5 इंटू -2 -10, 4 इंटू 1 +4। फिर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी। 2 इंटू -4 -8, 5 इंटू 1 +5, 4 इंटू 1 +4। अब दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा होगी। तो 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 0 प्लस 0, 4 इंटू -1 -4। अब तीसरी पंक्ति पर आ जाओ। तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से तीसरे स्तंभ से गुणा होगी। तो 3 इंटू 3 9, 7 इंटू -2 -14, 5 इंटू 1 +5। फिर 3 इंटू -4 -12, 7 इंटू 1 +7, 5 इंटू 1 +5। नेक्स्ट है अपना तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा होगी। तो 3 इंटू 2 6, 7 इंटू 0 0, 5 इंटू -1 -5। अब सॉल्व कर लें इसको। यहां देखो 3 + 2 5 -4 1। यहां देखो 2 + 2 4 -4 0, 2 - 2 0। फिर यहां देखो 6 + 4 10 -10 0। ये देखो 5 + 4 9 हो गए, 9 - 8 1, 4 - 4 0। ये देखो 9 + 5 14 - 14 0, 7 + 5 12 - 12 0, 6 - 5 1। अब देखना क्या ये इकाई आव्यूह प्राप्त हो रहा है, क्या कितनी कोटि का प्राप्त हो रहा है, इसकी कोटि कितनी है बताओ, कितनी कोटि है इसकी। इसकी कोटि है 3 क्रॉस 3। कितनी कोटि है इसकी, 3 क्रॉस 3। यानी देखो ये मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे हैं, 1 के बराबर हैं, और बाकी सारे अवयव कैसे हैं, 0। तो ये जो है कौन सा आव्यूह प्राप्त हो गया आपको, 3 क्रॉस 3 कोटि का इकाई आव्यूह। यानी ए और बी का गुणन कैसा मिल गया आपको, एक इकाई आव्यूह के बराबर मिल गया। और मैंने कहा गुणन प्रतिलोमी आव्यूह क्या बताया था कि दो आव्यूह इस प्रकार दिए गए हों कि उनका गुणनफल एक इकाई आव्यूह के बराबर प्राप्त हो जाए तो दिए गए आव्यूह कैसे कहलाते हैं, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों अपना शून्य के भाजक। शून्य के भाजक क्या होते हैं, जैसे अभी अपन ने पढ़ा गुणन प्रतिलोमी आव्यूह, इसी प्रकार का शून्य के भाजक भी यही इसी जैसी डेफिनेशन होती है। यदि ए और बी दो ऐसे आव्यूह दिए गए हों जिनका गुणनफल संभव हो, ए और बी कैसे आव्यूह दिए गए हों जिनका गुणनफल संभव हो, यदि उनका गुणनफल संभव है तो उनका गुणनफल करने के पश्चात यदि हमें एक शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाए, शून्य आव्यूह यानी कौन सा आव्यूह होता है जिसके सभी अवयव शून्य हो, वो कौन सा कहलाता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। उसके सभी अवयव शून्य हो तो वो शून्य आव्यूह कहलाता है। यदि उन दोनों आव्यूहों का गुणनफल हमें एक शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाए तो वो दोनों आव्यूह क्या कहलाते हैं, शून्य के भाजक कहलाते हैं। यानी यहां पर ए बी दो आव्यूह दिए गए हों तो ए बी इज इक्वल टू ओ, यहां पर ओ क्या है, शून्य आव्यूह को प्रदर्शित करता है। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसे।
a इज इक्वल टू 1 1 1 1, चारों मैंने वैल्यूज जो है दोनों पंक्तियों में 1 1 लिया है। दूसरा लिया है b इज इक्वल टू -1 1 1 -1, आव्यूहों का गुणनफल करें ए बी, तो वही पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो करो 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 +1, फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1। अब दूसरी पंक्ति और वही पहला स्तंभ, तो 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 +1, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 इंटू 1 +1, 1 इंटू -1 -1। सॉल्व करें, -1 +1 0, 1 -1 0, -1 +1 0, 1 -1 0, यानी ये कैसा आव्यूह प्राप्त हो गया? ओ, शून्य आव्यूह। और इसकी कोटि कितनी है? 2 क्रॉस 2, क्योंकि दो तो पंक्ति हैं और दो ही क्या हैं? स्तंभ हैं। तो शून्य के भाजक कैसे कब कहलाते हैं? जब दो आव्यूह इस प्रकार दिए गए हों कि उनका गुणनफल आव्यूह एक शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाए, तो वो दोनों आव्यूह कैसे कहलाएंगे? शून्य के भाजक कहलाएंगे, जीरो डिविजर। एक इंपॉर्टेंट चीज और, आपकी बुक में इसका शून्य के भाजक का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। अगर आपने गुणनफल अच्छी तरीके से सीख लिया है तो करके देख लेना, वो उसमें शून्य के भाजक नहीं आ पा रहे हैं और उन्होंने जो है मल्टीप्लिकेशन गलत कर रखा है और उसको सही बता रखा है, तो इसलिए आप उस पर जो है ध्यान ना दें, तो वो गलत है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है एक्सरसाइज 3.2 का आपका वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात। वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात। वर्ग आव्यूह यानी वर्ग आव्यूह कौन सा आव्यूह होता है? जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी हो? बराबर हो, यानी m बराबर n हो, तो वो कैसा कहलाता है? वर्ग आव्यूह। यानी उसकी कोटि कैसी हो? 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 4, कुछ भी हो, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी हो? बराबर हो। तो वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात से हमारा क्या तात्पर्य है? जैसे कहीं यानी a स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि a जो है a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, यानी दो आव्यूहों को, यानी a की धन वर्ग आव्यूह a दिया हुआ है, इसकी पूर्णांक घात कैसी है? धन पूर्णांक घात दो कैसा है? धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक घात है, तो इसको हम आव्यूह a और आव्यूह a को जब आपस में गुणा करेंगे तो हमें आव्यूह a स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वो भी कैसा होगा? एक आव्यूह ही होगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी। ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, क्योंकि मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, केवल उसका ये क्या है? मैट्रिक्स संख्याओं को प्रदर्शित करने की एक व्यवस्था है। ऐसे ही ए क्यू अगर निकालना हो तो ये भी क्या है? इसकी धन पूर्णांक घात है, तो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो अपने को ए क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी, यानी ए स्क्वायर हम यहां से निकाल चुके होंगे ए इंटू ए करके, और उसको फिर हम वापस ए से गुणा कर देंगे तो ए क्यूब की मिल जाएगी। ऐसी ए की पावर 4 की ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये आपकी थ्योरी खत्म होती है। कल मैं इसके नोट्स भेज देता हूं आपको, और इसकी बजाय पिक्चर क्वालिटी मेरे को बताना, क्योंकि मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं, तो इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी आती है, आप लोग कैसी दिखाई देती है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ओके बच्चों, थैंक यू।